दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम प्रकाश, तारे और सौर परिवार, वायु तथा जल का प्रदूषण अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आइए प्रकाश अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक है कि वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, दो है वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, तीन है प्रकाश का विक्षेपण। और प्रश्न इस पर है कि कौन सा किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है वस्तु द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन और वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, यानी 1 और 2। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आपको पता चलेगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश आंखों पर आए और ये प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या परावर्तित होकर आ सकता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, जो पिंड प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वे दीप्त पिंड, और जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं वे प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं और इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो याद रखिएगा, वस्तु द्वारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जन और वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन ये किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में जो घटनाएं हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों दोनों ही कथन इसमें सही है और ये जो दोनों कथन दिए गए हैं वो प्रकाश के परावर्तन के नियम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, लेंस, कार्निया, रेटिना और परितारिका। तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, परितारिका यानी आइरिस। परितारिका मानव नेत्र का भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करती है और मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है और ये कठोर होता है जो नेत्र के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। इसके पारदर्शी भाग को कार्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। और दोस्तों आप जान लीजिए कि परितारिका जो होती है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा या उत्तल होता है। लेंस प्रकाश को आँखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेटिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। दूसरा है कि अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट रेटिना तथा दृक तंत्रिकाओं की संधि पर उपस्थित होता है। और तीसरा है, इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। तो आप जान लीजिए, ऊपर वर्णित तीनों ही कथन यानी 1, 2, 3 आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती है और इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ये तंत्रिका 2 प्रकार की होती हैं। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है तथा रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं, और शलाका यानी राड्स जो मंद
मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। और दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, इस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, ये लगभग 1/6 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु का स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, देखते हैं। सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है। तो आप जान लीजिए बिल्कुल सही है, सामान्य नेत्र दूर रखी वस्तुओं के साथ निकट की वस्तुओं को भी देख सकता है। दूसरा है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होती है, ये भी सही है। और तीसरा है कि मोतियाबिंद नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं इस प्रश्न में। ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को अगर आप समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और मोतियाबिंद वृद्धावस्था में नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। और इसकी चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आप देख लीजिए। ब्रेल सिस्टम या ब्रेल जो लिपि होती है, ब्रेल लिपि किससे संबंधित होता है आपको बताना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, दूर तथा निकट दृष्टि दोष से संबंधित व्यक्तियों के लिए, चक्षु विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ब्रेल सिस्टम चक्षुष विकृत यानी आँखों की विकृत युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। और इस पद्धति को लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षुष विकृत युक्त व्यक्ति थे, इन्होंने विकसित किया था। ब्रेल पद्धति में कुल 63 बिंदुकित यानी डाट पैटर्न अथवा छाप होते हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं और विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केकड़े के नेत्र बहुत बड़े होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है। पहला। तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। सही है। उल्लू के नेत्रों में बड़ा कार्निया और बड़ा पुतली होती है ताकि उल्लू के नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आप पाएंगे कि केकड़े के नेत्र बहुत बड़े होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं जो सहस्रों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है। और उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। और इसके साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं जिस कारण उल्लू रात में भली बात देख सकता है परंतु दिन में नहीं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों में नेत्रों में शंकु अधिक और शलाकाएं कम होती हैं। अब आइए दोस्तों 8वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 17 पर चलते हैं, जो है तारे एवं सौर परिवार। इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आइए देख लेते हैं। पहला है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर बताना है आपको कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। बिल्कुल सही है। और इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है। तो ये आपका कथन 2 सही नहीं है, केवल कथन 1 सही है, क्योंकि जो पूर्ण चक्रिका जो होती है वो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के दिन जो है 29 दिन से अधिक का समय होता है, न कि कम का। तो केवल ए आपका सही हो जाएगा, केवल एक कथन आपका सही है। दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। और दूसरा
आप समझ लीजिए कि चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका जो होल डिस्क वाला दिन होता है पूर्णिमा कहलाता है। लेकिन एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कम नहीं बल्कि 29 दिन से कुछ अधिक होती है और बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अपना प्रकाश चंद्रमा के पास नहीं होता है। हमें उसका वही भाग दिखाई देता है जिस भाग में सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुँचता है। और पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन जब चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखता है तो वो बाल चंद्र या न्यू मून डे कहलाता है। और 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारों के संबंध में पहला है कि तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं और सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। ये आपका सही नहीं है। दूसरा है कि तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। तो कथन 2 आपका सही उत्तर है। दोस्तों केवल कथन 2 आपका सही है। तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कथन 1 गलत है। तारे दिन के समय भी आकाश में होते हैं, लेकिन उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की बहुत बड़ी इकाई होती है। आप जान लीजिए कि लाइट ईयर जो होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, इसमें आपको बताना है। कथन पर आ जाते हैं दोस्तों। कथन है आपका कि सूर्य पूर्व में उदित और पश्चिम में अस्त होता है। बिल्कुल सही है। और कारण है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी अक्षा के तल के लंबवत नहीं है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसा क्यों है आप देखिए कि सूर्य पूर्व में उदित और पश्चिम में अस्त होता है और ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है। लेकिन पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर घुमाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का ये झुकाव 23.5 डिग्री है। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं तथा वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहा जाता है। और ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुव तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। सही है। यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। सही है। ये दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है और इस कारण ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता है। साथ ही ये दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई भी नहीं देता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, तारामंडल से संबंधित है। पहचाने जाने वाले योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर को सप्तर्षि भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ओरायन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं। सही है। और तीसरा है कैसियोपिया तारामंडल अंग्रेजी के अक्षर W तथा M के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। तो तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। और आप देख लीजिए दोस्तों कि प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी और तारामंडलों की आकृति उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक अर्सा मेजर को सप्तर्षि या बिग डिपर अथवा ग्रेट बियर कहा जाता है।
ओरायन आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है, इसे शिकारी भी कहते हैं। और आकाश के उत्तरी भाग में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है, जो अंग्रेजी के डब्ल्यू अथवा एम के बिगड़े हुए रूप जैसा दिखाई देता है। सप्तर्षि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते हैं। और दोस्तों, जिन तारों से मिलकर तारामंडल बना होता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते हैं, भले ही वे आकाश में एक ही दृश्य रेखा में दिखते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला है, तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं होता है। बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। और ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो ये आपका सही नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि तारों में अपना प्रकाश होता है, ग्रहों में नहीं होता है। ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। और दोस्तों, तीसरा कथन कि सभी तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, न कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की, तो इसलिए केवल 1 और 2 आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य के। शुक्र रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। और अरुण या यूरेनस अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव। तो इस तरह से सही सुमेलन हो जाएगा सीधे सीधे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सौर परिवार 8 ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों, बुध शुक्र का निकटतम ग्रह है। ये हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह भी है। इसे सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा तुरंत बाद क्षितिज रेखा पर देखा जा सकता है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। ये कभी कभी पूर्वी आकाश में सूर्योदय के पूर्व और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रायः प्रातः तारा अथवा सांध्य तारा कहते हैं। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति तारों की ग्रहों की सामान्य गति की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर है। दोस्तों, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और ये इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वी इस ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। अरुण या यूरेनस की बात करें तो ये अपने अक्ष पर सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह है और इस कारण यह कच्छी गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। और शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी नीली, मंगल लाल, शनि पीला। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलन है? तो बिल्कुल पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों, मंगल को लाल और शनि को पीला ग्रह। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी के पृष्ठ पर लाल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। मंगल हल्का रक्ताभ या हल्का लाल रंग का होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल रंग कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह भी हैं दोस्तों। इसके अलावा शनि रंग में पीला सा प्रतीत होता है और इस ग्रह के चारों ओर के बलय और सौर परिवार में इसे अद्वितीय बनाते हैं। ग्रहों में ये सबसे कम सघन है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों में कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह था? आर्यभट्ट, कल्पना 1, एडुसेट या इनसेट? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, क्षुद्र ग्रह धूमकेतु तथा उल्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में उपस्थित हैं। बिल्कुल सही है। एक पतली पट्टी के रूप में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में उपलब्ध हैं। दूसरा है कि धूमकेतु पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी सही है। और उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 1, 2, 3।
दोस्तों आप जान लीजिए कि उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है और इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और इसके अलावा धूमकेतु क्या हैं, तो ये परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर और लंबी पूंछ वाले होते हैं, आप जानते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ के आकार में वृद्धि होती जाती है और किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूरी की ओर या सूर्य से परे होती है। कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारा देखी जाती है जिसे टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, परंतु ये तारा नहीं होता है, इसे उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। कुछ उल्काएं आकार में बड़ी होने के कारण पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और ऐसा पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उल्का पिंड कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा निम्नलिखित में से कौन है? तो सही उत्तर है, सूर्य के बाद जो है पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो है अल्फा सेंटोरी। दोस्तों सीरियस लुब्धक आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा है जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखता है। ध्रुव तारा ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है, इसलिए ये काफ़ी चमकीला नहीं है। इसे सप्तर्षिमंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। और आप देख लीजिए अल्फा सेंटरी 3 प्रकार के तारों से मिलकर बना पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। ये तारे अल्फा सेंटरी ए, अल्फा सेंटरी बी और अल्फा सेंटरी सी अथवा प्राक्सिमा सेंटरी हैं। इसमें अल्फा ए बी चमकीले किंतु प्राक्सिमा सेंटरी दोस्तों कम चमकीला तारा है और इन तीनों तारों में प्राक्सिमा सेंटरी पृथ्वी के सबसे निकट है। ये तीनों सामान्य देखने पर एक ही दिखाई देते हैं तथा मिलकर सीरियस और कैनोपस के बाद तीसरा सबसे चमकीला तारा बनाते हैं। अब आइए देखते हैं वायु तथा जल के प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि पेट्रोल तथा डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं और इन गैसों में प्रमुख गैसें कौन सी हैं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 3 गैसें CO2, CO और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जबकि इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है और ये रुधिर के ऑक्सीजन वहन की क्षमता घटा देती है, जिसका मानव शरीर पर गंभीर दुष्परिणाम पड़ता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल फुहार में होती है और ये वायुमंडल के ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ओजोन परत, देखिए ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाव करती है, बिल्कुल सही है। धुएं में नाइट्रोजन की ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों के साथ मिलकर कोहरे से मिला धूम कोहरा या स्मॉग का निर्माण करते हैं, सही है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज या परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों के लिए जिम्मेदार हैं या प्रमुख स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। और पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण ईंधनों के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ये ऑप्शन डी आपका गलत है और पूछा भी गया है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी आपका असत्य है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कौन सा विकल्प, केवल 4, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, वैश्विक उष्णन में योगदान देने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या जलवाष्प। तो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। अगर आप देखेंगे तो वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी गैसों में ये सभी गैसें जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए अगला प्रश्न है कि कुछ तालाब के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा किस लिए होता है? तो कारण है कि जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण। दूसरा है फास्फेट, नाइट्रेट और अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलाकर इसे हरा रंग प्रदान करता है। तो देखिए बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1।
जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण कुछ तालाब जो हैं देखने में हरे प्रतीत होते हैं। और दोस्तों ये जो हरे प्रतीत होने का कारण है, एक तरह से ये उर्वरक जल के साथ घुलकर जलाशयों, नदी, तालाब में पहुंचते हैं और साथ ही साथ भूमिगत जल में रिसकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। और इन उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट और फास्फेट जैसे रसायन तालाब के जल में मिल जाते हैं, तो पोषकों में वृद्धि के कारण शैवाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। देखिए, आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करने में हैं, जिनका पौधों और पशुओं में आविषता या जो है दोस्तों विष का प्रभाव उत्पन्न होता है। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लीयता परिवर्तित होती है। तीसरा है कि विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म जल भी जलाशयों की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों जल में नाइट्रेट और फास्फेट रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि के लिए हानिकारक है, तो ये आपका सही नहीं है। तो आप अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप जानेंगे दोस्तों, जल में नाइट्रेट और फास्फेट रसायनों की अधिकता शैवालों के पोषण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी के वस्तुनिष्ठ व्याख्या सहित जो प्रश्न थे, इसमें हमने अध्यायवार 8वीं कक्षा के विज्ञान तक को कवर कर लिया है। 9वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे के वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।